हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यू नो दैट प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था बेटा? हमने क्या देखा था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, ठीक है। और उस चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो कोई फोर्स नहीं होती है रेस्ट पे, ठीक है। जब हम उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा, तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करता है, राइट। और वो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, राइट। ये याद होगा आपको। फिर हमने देखा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल को मूव करवाए या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाए, इन केसेस में वो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील नहीं करता था। बट आज हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, हमारे पास ए जेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट। और वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल किस में हो सकते हैं? कंडक्टर में, यू नो। अब कंडक्टर की बात करें तो ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस दिखाए हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस बोर्ड के अंदर जा रहा है। वाई एक्सिस बोर्ड की इस डायरेक्शन में, प्लेन में, और जेड एक्सिस इस तरह से है, राइट। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, वाई एक्सिस, इस वाली बोर्ड की एक्सिस को वाई एक्सिस लिया हुआ है और इसी डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। और इस जोन में, इस प्लेन में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? बी वेक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर रखा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। एक ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, यूं समझिएगा कि हमने एक वायर रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और वो वायर कैसे रखी हुई है? ये जो मार्कर है, देखो मेरे पास यहाँ सिचुएशन कैसी है, देखो मेरे पास ये जो ग्रीन कलर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक कलर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर की साइड में ही वाई एक्सिस है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हुई? वाई एक्सिस के अलोंग, ग्रीन मार्कर के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और मैंने उसमें करंट कैरिंग वायर ऐसे रखी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रखा है, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इस तरीके से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पे करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, राइट, ठीक है। ये सिचुएशन है और इसको मैंने ओरिजिन पे रखा, ओरिजिन से पास करके दिखाया हुआ है, तो ज्यादा मोर एग्जैक्ट देखोगे तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और आपने इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, तो करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और सभी चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, राइट। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक वायर रखेंगे जिसमें से करंट पास कर रहा है, उस पर फोर्स लगेगा, वो वायर उछल सकती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है और उस वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है। आपको याद हो तो आपने ये चीज क्लास 10th में भी पढ़ी है। आप यहाँ डायग्राम में कोने में वो जो पिक देख रहे हो बोर्ड के इस तरफ, तो उसमें वो वाला डायग्राम आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना। उस टाइम मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट बता देता था कि F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फोर्स लगेगी, ठीक है। तो सेम उसी का आज हम एक टेक्निकल तरीके से उस रिजल्ट को BIL साइन थीटा क्यों होता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, कितनी फोर्स लगेगी, उसके लिए एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मेरे पास ये जो कंडक्टर है इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। और अब देखो ये सॉरी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे बाहर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है।
अब बेटा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर जो मैंने रखी है, इसकी लेंथ कितनी है? L लेंथ है। इस वायर की लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? B। अब एक करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या दिखाया कि करंट की डायरेक्शन ये है। अब आप कहोगे सर इसमें से करंट कैसे फ्लो होता है, तो हमने क्या किया हुआ है, इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है और उसके कारण इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैं करंट की डायरेक्शन ले रहा हूँ कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो इस करंट कैरिंग वायर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और इसी बीच में आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, तो वैसे तो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो किस डायरेक्शन में फ्लो होता? वो इस डायरेक्शन में होता। तो आप ये कह सकते हो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और अब बेटा हमारे पास सिचुएशन क्या है, मेरे को कुछ अजम्पशन लेनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको पता है इस करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही फोर्स लगेगी, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगा और उस छोटे से पोर्शन पे क्या हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये मेरे पास ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है L लेंथ का है, मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस टोटल की लेंथ L है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? स्मॉल होगी, DL लेंथ होगी। अब मैं ज़्यादा छोटा बना दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, डायग्राम में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक DL लेंथ का छोटा सा इसका करंट कैरिंग कंडक्टर का पोर्शन ले लिया, ठीक है। DL मेरा लेंथ है स्मॉल करंट एलिमेंट की, ठीक है। अब इस लेंथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, या यूं कहिएगा कि पूरी लेंथ के कंपैरेटिवली तो कम होंगे, मतलब टोटल पे चार्ज क्यों हो, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, तो इनमें अब क्या कि इस छोटे से DL लेंथ के पोर्शन में चार्ज कितना होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि इस पे जो चार्ज रहेगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा? dq, राइट। ये हो गया अपना dq। और ये जो आपने कंडक्टर लिया हुआ है, इसका ये सिलेंड्रिकल शेप का है, कोई भी शेप का ले सकते हैं, तो इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपके पास में कंडक्टर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे पास ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है? DL, मैंने जूम कर लिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। इसके टोटल की लेंथ कितनी है? L, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल N। कितने इलेक्ट्रॉन है? कैपिटल N, ठीक है। स्मॉल n यहाँ पे नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर डेंसिटी मैंने आपको बताया था ना, ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप स्मॉल n को क्या लिख सकते हो? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम किसका? पूरे कंडक्टर का। आप पूरे कंडक्टर की बात करें तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम ले लोगे, इस छोटे से पोर्शन की बात करोगे तो इसका वॉल्यूम ले लोगे, ठीक है। अलग अलग तरीका होता है ना, पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इस छोटे से पोर्शन, ये जो ब्लू कलर के अंडर, जो ब्लू कलर की लाइन के बीच में आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? DL, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिर भी सेम ही है ना, वायर का एरिया यूनिफॉर्म हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A इंटू DL, राइट। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू DL। ये वॉल्यूम आ जाएगा इस छोटे से पोर्शन का। पूरी वायर का निकालना हो तो पूरी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक सी बातें थी।
ठीक है। अब यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी हो, तो आप नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ कंडक्टर। बेटा ये जो कंडक्टर का इतना सा हिस्सा है, इसका वॉल्यूम क्या कैसे निकालोगे? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, और इसकी लेंथ कितनी है dl, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे कैसे? a इंटू डी एल करके। और कोई आपसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल करंट एलिमेंट, ये जो इतना सा हिस्सा है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको पता है टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो क्या करते हो आप? नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। तो नंबर डेंसिटी कितनी है यहाँ पे? n, ठीक है। वॉल्यूम, इस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो छोटे से पोर्शन का एरिया कितना है? एरिया क्रॉस सेक्शन a, लेंथ कितनी? dl, तो इसका वॉल्यूम बनेगा ADL। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू डेप्थ करते हो तो वॉल्यूम मिलता है आपको, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि टोटल चार्ज इन स्मॉल करंट एलिमेंट, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है जो ब्लू कलर के बीच में, दिखने में छोटा नहीं है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा बनाएंगे तो कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए इतना लिया है। तो इसका मतलब अब टोटल चार्ज की हम बात करेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू निकालेंगे हम dq, ठीक है। इस पे जो स्मॉल पोर्शन आपको जो ब्लू लाइन के बीच दिख रहा है, इस पे चार्ज कितना है? dq। अब चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो n वहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इतने से पोर्शन में, स्मॉल करंट एलिमेंट में? तो हमने यहाँ पे निकाले थे स्मॉल करंट एलिमेंट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaDl, राइट। और इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू Ne। तो ये यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया है इस स्मॉल करंट एलिमेंट में, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो करंट एलिमेंट है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में देखो dl है, ये जो dl है ये dl वेक्टर है, ठीक है ना। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आइडियल हम करंट एलिमेंट को बोलते हैं ना, तो उसकी dl की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो एक बात बताओ बेटा, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है डायग्राम में? नीचे की तरफ। तो dl की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इधर ये हो जाएगी, ठीक है। dl की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो dl ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कोई थीटा एंगल भी बना रखा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो dl ने कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल। अब क्या है कि ये करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पे फोर्स भी लगेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल हो तो उस पे फोर्स कितनी लगती है? आपने पढ़ा था ना पहले, कितनी फोर्स लगती है? आपको याद हो तो मैं एक बार याद करवा देता हूँ। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? V तो क्या होता था? वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और Q क्या होता था? उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। V उसकी चार्ज पार्टिकल की स्पीड होती थी, और B मैग्नेटिक फील्ड होता था, और F उस पे फोर्स लगती थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास चार्ज कितना है? Q नहीं है इस स्मॉल करंट एलिमेंट पे, चार्ज कितना है? dq। अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या करेंगे? हम उन सभी की एवरेज वेलोसिटी लेंगे, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, vd। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b, ठीक है। और स्मॉल करंट एलिमेंट है तो उस पे चार्ज भी स्मॉल है, तो उस पे लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? स्मॉल होगी, वो df होगी, राइट। तो अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगी उसको मैं क्या लिख पाऊंगा? उसको मैं लिखूंगा df वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस b, ठीक है। लेकिन q चार्ज कितना है? dq, और v वेलोसिटी कितनी? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे मैं लिख दूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में हम इसको वेक्टर फॉर्म को हटा देते हैं, इसको df को हम कैसे लिख देंगे? मैग्नीट्यूड की टर्म में। ये कितना बन जाएगा? df इज इक्वल टू dq vd b sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और dq को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं,
ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू को क्या लिख पाएंगे बेटा, एन ए डी एल इंटू ई, और ये आ जाएगा वी डी बी साइन थीटा। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये हमारी क्या होगी, स्मॉल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन आपने पढ़ा था, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, याद करो, ठीक है। यहां पे लिखो, ये याद करो, दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिख पाओगे, ठीक है। क्या आपको n दिख रहा है, n है, a है, e है, vd है। n a e vd को मैं क्या लिख सकता हूँ, I, क्या लिख सकता हूँ, I। और इस सिचुएशन में I वो करंट है जो इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं df को क्या लिख पाऊंगा, df इज इक्वल टू I, ये इन सब की जगह पे I dl b sin थीटा, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे स्मॉल फोर्स मैंने कैलकुलेट कर ली, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे इतनी स्मॉल फोर्स लगेगी, df इज इक्वल टू I dl b sin थीटा। होपफुली आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से, राइट। अब बेटा एक बात बताओ, मेरे को टोटल फोर्स निकालनी हो, ठीक है, टोटल फोर्स निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, df इज इक्वल टू क्या है, I, बेटा मेरे को ये तो स्मॉल फोर्स है, टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या है, हम इसको क्या कर देंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे तो dl लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, df फोर्स कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी। तो f इज इक्वल टू I l b sin थीटा, ठीक है। अब ये जो हमने इसका जर्नल इंटीग्रेशन कर दिया, ये मान लो, ठीक है। अब या यूं मान लो कि छोटी छोटी df को हम ऐड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, जो आप ठीक समझे। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आपको ऐसे याद रखना है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड पे में रखोगे तो उसमें लगने वाली फोर्स कितनी लगेगी, बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, कितनी लगेगी, बिल साइन थीटा। और ये जो थीटा एंगल होता है ये DL और B के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। थीटा एंगल किसके बीच होता है, करंट जो DL जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ठीक है। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B, राइट। तो ये बेसिक सी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा ये वाला आप नोट कर लो एक बार, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम कुछ थोड़ा सा और छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, इसका स्पेशल केस जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसके स्पेशल केस में क्या है बेटा, देखो, हाँ अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे दिखाओ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली जो फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, सेंट्रल फिंगर को हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में, और थंब आपको क्या बताएगा फिर उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, या कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, राइट। तो ये वाली फिंगर है, फोर फिंगर को हम कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और सेंट्रल फिंगर को हम कहाँ रखेंगे, किसमें, करंट की डायरेक्शन में। अब ये जो कंडक्टर है ये ऐसे रखा हुआ है ना एक तरीके से, मतलब है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो किस थीटा एंगल पे है, लेकिन आप इसको ऐसे मान के चले, ठीक है। तो ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में, करंट देखो इस डायरेक्शन में है, और इसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन या किसी एंगल पे है थोड़ा, ठीक है। तो थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग जेड एक्सिस, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
मतलब क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आप किसी थीटा एंगल पे करंट कैरिंग वायर रखोगे तो इस पे फोर्स लगेगी, तो ये वायर कहाँ चल जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये वायर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, राइट। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, आप समझ गए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हो, एल क्रॉस बी करो। क्या करो, एल क्रॉस बी करो। ठीक है, अब इस केस में आपको अपना राइट हैंड लेना है। ठीक है, तो एल क्रॉस बी करोगे तब भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एल की डायरेक्शन देखो, बी की डायरेक्शन ये, एल परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो आप एल पहले अपनी फिंगर एल की तरफ लेके जाओ और फिर उनको कर्ल करो बी की तरफ, तो थंब कहाँ आया, ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, राइट। तो एक ही बात है, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या एल क्रॉस बी करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब हम बात करें फॉर मैक्सिमम फोर्स, यहाँ पे नोट में लिख लोगे, नोट में फॉर मैक्सिमम फोर्स। एक बात बताओ बेटा, आप चाह रहे हो इस करंट कैरिंग वायर पे मैक्सिमम फोर्स लगे, तो उस केस में क्या होना चाहिए। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 90 होगा तो साइन 90 पे, 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन की, मैक्सिमम फोर्स कितनी लगेगी, BIL। ठीक है, और वहीं पे ऐसा सिचुएशन हो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, ठीक है, एल और बी के बीच में, ठीक है, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि साइन 0 पुट करोगे, साइन 0 0, सब कुछ 0, साइन 180 भी 0, सब कुछ 0। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसको नोट करें और इसके बाद में हम नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। आपके पास में दो करंट कैरिंग करंट वायर है। इसमें क्या है कि बेटा दो पैरेलल वायर रखी है आपके पास, एक वायर AB है, दूसरी CD है, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, या यूं कह दो कि दोनों वायर को बिल्कुल पास रखा हुआ है, मतलब उनके लेंथ के मुकाबले उनके बीच में डिस्टेंस काफी कम है। वही केस किसका बनेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। ठीक है, तो दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक AB है, दूसरी CD है। ठीक है, AB वायर में से I1 करंट पास कर रहा है और CD में से कितना करंट पास कर रहा है, I2। तो अब क्या कि दोनों वायर में से जब करंट पास करेगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, राइट। वो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने केस वो लिया है कि दोनों वायर को r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, पैरेलली प्लेस किया हुआ है, और दोनों में से एक में से करंट I1 और दूसरी में से करंट I2 पास कर रहा है। ठीक है, और करंट की पास होने की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मैं बात करता हूं AB वायर की, तो AB वायर में से करंट फ्लो करेगा तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा डेफिनेटली, और अब AB वायर में से करंट पास करेगा, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, तो CD वायर क्या फील करेगी, ये फील करेगी कि CD वायर में क्या सिचुएशन बनेगी कि CD वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, साइमल्टेनियसली क्या है, CD वायर में से भी करंट फ्लो कर रहा है, इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वायर I1, ये AB वायर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में एक तरीके से रखी हुई है। मतलब क्या है, दो वायर AB और CD दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो सिचुएशन क्या है कि ये वाली वायर को हम देखेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस वाली वायर को देखेंगे तो इस वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी जब कंडीशन बनेगी तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। चलो सबसे पहले हम बात करें इस AB वायर पे, मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ, CD पे क्या ले लेता हूँ, Q ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, CD वायर में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो इसकी सराउंडिंग में हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उस केस में B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक बात बताओ, CD इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अब CD वायर से
पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे जो कि आर है, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आप निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड निकाल कितना होगा, मैं कहता हूं कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पे उसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है, हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, इस वायर के कारण। तो इसमें से करंट कितना पास हो रहा था, I2, तो यहाँ पे करंट लिखोगे I2, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने यहाँ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन पूछे तो आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड कर्ल रूल से। तो उसमें आप क्या करोगे, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, इस करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो। ये फिंगर इस वाले जोन में तो कहाँ आ रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन में, लेकिन इस वाले जोन में, इस वाले पी वाले जोन में कहाँ आएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ हम डायरेक्शन की टर्म में बात करें तो बी वेक्टर क्या लिख दोगे, म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई आर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन को आप ऐसे सर्कल करके दिखाते हो ना, ठीक है, तो ये दिखा दोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने कैसे निकाली है, राइट हैंड रूल से। ठीक है, ये पहले आप पढ़ चुके हो। अब सिचुएशन कैसे है, सीडी वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है इस वाले जोन में, और एबी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और आपने थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली डेरिवेशन में देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रख देते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। और कितनी फोर्स लगती है, बताओ कितनी फोर्स लगती है। देखो, नाउ एबी कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सीडी वायर, और वो जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, एफ लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, एफ लगेगी। मैं इसको नाम कितना दे देता हूं, F1। कितना नाम दे देता हूं, F1। ठीक है, तो F1 फोर्स की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फोर्स को मैं, हाँ, F से ही दिखाते हैं हम, F से, ठीक है। और F फोर्स कितनी लगती है, BIL। कितनी लगती है, BIL साइन थीटा। कितनी फोर्स लगती है, BIL साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे फोर्स AB कंडक्टर पे लगेगी ना, ठीक है। देखो, CD तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग में, और CD के मैग्नेटिक फील्ड में AB को रखा हुआ है, तो AB वायर पे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस वाले केस में AB वाले इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, और जो वायर कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो B और L के बीच में थीटा कितना बना, 90 बना। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे देखो, सिंस थीटा हो जाएगा 90, तो फोर्स कितनी लगेगी, BIL। मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रही है ये AB वायर पे लग रही है, ठीक है। तो AB वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट आपको लिखना पड़ेगा I1। यहाँ पे कितना करंट लिखना पड़ेगा आपको, I1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपके पास ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड पुट कर दो, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई आर। बी की वैल्यू पुट कर दी इंटू I1 इंटू L, ठीक है। और ये तो आपने फोर्स की वैल्यू निकाल ली। मतलब क्या है, जब
CD वायर की मैग्नेटिक फील्ड में हम AB वायर रखेंगे जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, उस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r इंटू लेंथ। ठीक है, बट यूजुअली देखो मैं यहां से इसको ऐसे लिख देता हूं, जो AB वायर पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r इंटू एल। यूजली जो आपके न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो ऐसे लिखेंगे, मिलेंगे आपको फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तो L को आप क्या ले आओगे, इसके F के नीचे ले आओगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। F बाई एल की वैल्यू आप याद रखोगे म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे कैलकुलेट करोगे, किस रूल का यूज करोगे। ठीक है, तो कौन सा यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे आप। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने का क्या मेथड होता है, आपको ये देखना है ना कि AB वायर पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स। ठीक है, AB वायर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करके। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी, और फिर थंब आपको क्या बताएगा, फोर्स। ठीक है, तो AB वायर कहाँ रखी हुई है, इस वाले जोन में रखी हुई है। इस वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो सिचुएशन कैसे बन गई, सिचुएशन ये बन गई इस तरीके से, मतलब ये वाली फिंगर सेंट्रल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी हुई है जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन में करने के लिए आपको हाथ को ओरिएंट करना पड़ेगा इस तरीके से। देखो, मतलब ये वाली फिंगर तो कहाँ हुई, करंट की डायरेक्शन में। देखो आप इस ये सिचुएशन बन गई है। ठीक है, अब देखो ये वाली फिंगर तो कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाली फिंगर कहाँ है, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ है। तो थंब कहाँ आया, उधर, टूवर्ड राइट। तो इस पे जो फोर्स लगेगी ये इस डायरेक्शन में लगेगी, राइट। तो आप क्या करोगे, इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, राइट। मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स लगेगी, या मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स बोल दो, इस डायरेक्शन में लगेगी, राइट। अब सिमिलरली अब सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, क्या बदल गई है, सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि अब AB वायर में से भी तो करंट फ्लो हो रहा था, तो इसमें से करंट फ्लो होगा तो इस वायर के सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो AB अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हर तरफ बनाएगा। तो अब CD वायर के लिए भी क्या सिचुएशन है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है CD वायर। ठीक है, तो अब AB वायर में से करंट ऊपर की तरफ है, तो इस वाले जोन में, Q वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड। राइट हैंड कर्ल रूल यूज करो तो कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अब CD वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में, AB के मैग्नेटिक फील्ड में। और AB का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्रॉस के सिंबल से दिखा दोगे आप। किसके सिंबल से, क्रॉस के सिंबल से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या सिचुएशन बन गई कि भाई CD वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और CD वायर में से करंट भी फ्लो हो रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फोर्स लगेगी ना, मतलब अब इस पे भी फोर्स लगेगी। ठीक है ना, तो अब इस पे फोर्स लगेगी, वो किस डायरेक्शन में लगेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो बताओ CD वायर पे फोर्स की डायरेक्शन पहले आप कैलकुलेट करके देखो वीडियो को पॉज करके। चलो होपफुली आपने फाइंड कर लिया है, तो आप क्या करोगे, अपना नहीं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेना है, कोई बात नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लिया आपने, ठीक है, यही है।
ठीक है। तो ये वाली फिंगर कहाँ रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, रख दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाली फिंगर कहाँ होगी? करंट की डायरेक्शन में। अपने हाथ को घुमा दो, ये वाला फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ गया? उधर लेफ्ट की तरफ। मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दो वायर दोनों को पैरेलली रखा हुआ था और दोनों में करंट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दोनों में करंट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, राइट। अब आप कहोगे सर इस सीडी वायर पे जो फोर्स लगी वो कितनी लगी? सीडी वायर, देखो सीडी वायर पे जो फोर्स लगेगी, सिमिलरली द वायर सीडी एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड एबी। सीडी पे फोर्स लगेगी एबी की तरफ। कितनी फोर्स आएगी? जितनी फोर्स ये आई है ना उतनी आएगी। कितनी फोर्स लगेगी सीडी वायर पे? ये तो आप फोर्स ऑन सीडी वायर कितनी लगेगी? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है ये फोर्स लग रही है ए बी वायर पे, ठीक है ना। ये F बाई एल, मतलब F बाई एल। हम यहाँ पे F बाई एल की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। और ये F बाई एल क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ आप इसको F बाई एल को स्मॉल f लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे F बाई एल को आप स्मॉल f लिख दो। और स्मॉल f क्या चीज है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है। F बाई एल को एक नया नाम दे दिया। इस f का यूनिट न्यूटन नहीं है, न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। एक केस आप अपने आप करोगे, कोई डाउट होगा तो मेरे को बताओगे, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है? आपके पास में दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, पैरेलली प्लेस्ड है, आर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट लॉन्ग है। डिफरेंस क्या है? एक में करंट नीचे से ऊपर की तरफ, दूसरे में ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। मतलब जब दो पैरेलल वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? और उनके बीच, दोनों वायर के बीच में फोर्स होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्सन। देखो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या लग रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब दो वायर आपने रखे, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। बट जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा वो आप बताओगे, ठीक है। नोट करें इसको। So now we will study about torque on a rectangular current carrying loop when it is placed in magnetic field. You know that हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर का हमने एक लूप बना रखा है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेके स्टडी करेंगे। ये लूप किसी भी शेप का हो सकता है, सर इट कैन बी सर्कुलर ऑल्सो। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, राइट। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप रखा हुआ है, PQRS ये लूप है। और इस लूप में से करंट फ्लो हो रहा है, कोई बैटरी वगैरह का अरेंजमेंट लगा रखा है हमने, ठीक है। तो सिचुएशन कैसे है? ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई लेफ्ट टू राइट, और हमने एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दिया और इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा कि मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई भी करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उस पे फोर्स लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। अभी हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में, हमने एक करंट कैरिंग वायर रखी मैग्नेटिक फील्ड में और उस पे फोर्स लगी। कितनी फोर्स लगती है? I × L क्रॉस B। I उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, L उसका लेंथ है, और B जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने उस कंडक्टर को रखा हुआ था। अब हमारे पास एक सीधा कंडक्टर नहीं, हमने एक लूप बना के रखा हुआ है, तो अब हमें फोर्स इस पे कैलकुलेट करनी है, इस लूप पे कितनी लगेगी, ठीक है। तो ये लूप ऐसे रखा हुआ है, राइट। तो अब इसमें क्या है कि करंट S से P, P से Q, Q से R और R से S ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा
कि ये जो क्यू आर लूप की जो नीचे वाला पोर्शन है क्यू आर, इस पे जो फोर्स लगेगी वो कितने लगेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू आर हम कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई और एल क्रॉस बी कर देते हैं, एल क्रॉस बी, और इसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो इस लेंथ को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, क्यू आर, इसकी लेंथ कितनी है क्यू आर। वैसे तो लूप रेक्टेंगुलर लूप की जो ये जो ब्रेड्थ कह दो या लेंथ कह दो, ये बी है और ये वाली एल है, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी ना, ये एल है ये बी है, तो क्यू आर का मैग्नीट्यूड कितना है बी। लेकिन एक बार मैं इसको क्यू आर ही लिख देता हूँ, राइट। तो मेरे को इस पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आई एल क्रॉस बी, एल वाला काम कौन करेगा, यहाँ पे क्यू आर, और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये करना पड़ेगा। या आप इसको ऐसे लिख दो, F1 इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, वो भी तो एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको जब सोल्व करूं, मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखूं F1 इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा आई, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, क्यू आर बी साइन थीटा, क्यू आर बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, और F1 की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिलेगी आई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल बी, तो आई बी साइन थीटा, राइट। मेरे को F1 की वैल्यू इतनी मिलेगी, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना पता चल गया। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी, क्या आप उस फोर्स की डायरेक्शन निकाल पाओगे, बिल्कुल इजी है डायरेक्शन निकालना। देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आपके पास एल क्रॉस बी हो तो क्या करते हो, पहले आप अपनी फिंगर एल की डायरेक्शन में फिर बी की तरफ टर्न कर देते हो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां से आपको एल क्रॉस बी से आपको एफ की डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। या फ्लेमिंग वाला रूल लगा लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास ऐसी है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ऐसे पास कर रही है, लूप के अंदर से ऐसे, इस तरीके से जो मेरी फिंगर है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट। और मेरे को क्या, अब आप ये देखो सिचुएशन, अब मैंने इसको सही पकड़ रखा है क्या, हाँ बिल्कुल सही पकड़ रखा है। ठीक है, और ये क्यू आर, ये वाली सिचुएशन देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ इस क्यू आर पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, कि आपको एल क्रॉस बी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी फिंगर को एल की डायरेक्शन में लेके आओगे। तो जब आप क्या करोगे, अपनी फिंगर को एल की डायरेक्शन में लेके आओ, क्यू आर की डायरेक्शन में, देखो ये लूप ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैंने दिखाया हुआ है। ये क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मेरी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले आप अपनी फिंगर को कहाँ लेके जाओगे, एल की डायरेक्शन में, और फिर आप अपनी फिंगर को या एल की डायरेक्शन, मतलब यूं कह दो कि क्यू आर की डायरेक्शन में लेके जाओगे, फिर क्यू आर से बी की तरफ, बी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है ना, देखो क्यू आर से बी की तरफ लेके आओगे, तो थंब आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बनेगी क्यू आर पे, वो फोर्स होगी नीचे की तरफ, और ये इस फोर्स को हम बोलेंगे F1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम फोर्स कैलकुलेट करें इस PS वाले पोर्शन पे, ठीक है, या SP वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपका वही फॉर्मेट रहेगा। F निकालने के लिए क्या करोगे, I L क्रॉस B, तो यहाँ पे आपकी L कितनी है, SP वेक्टर, और क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रखा है। मैग्नीट्यूड की टर्म में इसको आप क्या लिखोगे, I SP B साइन थीटा, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, आई एस पी की वैल्यू कितनी है, ये वाली क्यू आर जितना है उतना ही ये होगा, तो ये कितना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, तो आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक बात बताओ बेटा, अब इसमें लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम।
ठीक है। तो एक बात बताओ, आप क्या करोगे, सबसे पहले फिंगर कहाँ करोगे, एल वेक्टर की डायरेक्शन में एल क्रॉस बी करोगे ना, ठीक है। तो एस से पी की तरफ अपनी फिंगर लेके गए, फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को टर्न करोगे तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इस वाले केस में जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, F2 वेक्टर। तो देखो F1 और F2 फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन नीचे है दूसरे की ऊपर है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन होगी, इस लूप पे एक फोर्स तो नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लग रही है, क्या ये टॉर्क क्रिएट करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इसके बाद में मैंने ये पहले वाला पोर्शन रब कर दिया है, हम ये थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा PQRS जो एक रेक्टेंगुलर लूप था उस पे जो F1 और F2 फोर्स एक्ट कर रही थी वो उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब वो एक ही लाइन के लोग एक्ट कर रही थी, इक्वल मैग्नीट्यूड था, अपोजिट डायरेक्शन था, तो वो कैंसिल आउट कर देगी और कोई रोटेटिंग इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक इन दोनों आर्म को हमने स्टडी कर लिया, QR और SP को। अब हमारे पास PQ और RS आर्म बची है, ठीक है। मैं सबसे पहले PQ आर्म की बात करूंगा, ये देखूंगा कि PQ आर्म पे फोर्स लगेगी कितनी, किस डायरेक्शन में लगेगी और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपका, I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है PQ और मैग्नीट्यूड कितना है B, तो PQ वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। ओके, ये लेंथ एलिमेंट है PQ वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में अब आप इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखोगे तो आप क्या लिख पाओगे, I इंटू PQ B साइन थीटा, राइट। तो F3 इज इक्वल टू I, PQ की वैल्यू कितनी है, जितनी लेंथ है L और इंटू B साइन थीटा, बिल साइन थीटा, राइट। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज देखना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे मैं साइन थीटा, थीटा कितना बनेगा, देखो अब आप यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये ऐसे है, तो इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये जो एंगल कितना बनेगा, साइन 90 बनेगा। तो साइन 90 कितना 1, तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F3 फोर्स आ जाएगी BIL, राइट। तो इस पे लगने वाली PQ पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, BIL, राइट। अब इस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो कैसे कैलकुलेट करोगी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले रूल क्या कहता है, आपको अपनी जो आपको PQ क्रॉस B करना है, तो आपकी फिंगर देखो P से Q की तरफ आनी चाहिए, P से Q की तरफ आई और फिंगर को कर्ल करो B की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब कहाँ आया, आपकी तरफ बाहर, राइट। तो इस कंडीशन में PQ क्रॉस B करोगे तो थंब आपका आ जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो होगी बाहर की तरफ, तो इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ इस तरीके से, बाहर इस तरह से फोर्स लगेगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इस पे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, मतलब ये इस आगे की तरफ आएगा, आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये जो फोर्स कौन सी बोला है हमने, F3 फोर्स होगी, F3 फोर्स की डायरेक्शन डॉट लगा के उसके ऊपर सर्कल बना दो, मतलब ये फोर्स होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। मतलब इस लूप पे जो F3 फोर्स लगेगी इस लूप की इस वाली साइड को, PQ साइड को बाहर की तरफ लेके आएगी, राइट। ऐसे रोटेट मतलब ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लेके आएगी, रोटेट वाला तो अभी बताएंगे क्या कंसर्न होगा।
फिर हम बात करेंगे आरएस पे। आरएस जो आर्म रहेगी, लास्ट आर्म है, इस पे फोर्स कितनी लगेगी, F4 लगेगी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की I इंटू एल क्रॉस बी होता है। इसका लेंथ कितना बना बेटा, RS वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना, B वेक्टर। तो आप इसको लिखोगे F4 I RS B साइन, ठीक है, RS इंटू बी अगेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, RS इधर है, तो थीटा अगेन कितना बन गया इनका, π/2 साइन 90 अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। F4 कितना होगा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे जस्ट, तो F4 बनेगा आपका I, RS की वैल्यू कितनी है, जितनी PQ की वैल्यू है, ये कितनी है L, B साइन 90 कितना 1, तो F4 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, BIL, कितना आ गया मैग्नीट्यूड, कितना आ गया ये BIL, राइट। तो F3 हमने कैलकुलेट कर लिया है, F4 कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। F4 की डायरेक्शन हम निकालेंगे, डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है। तो F4 की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो F4 RS क्रॉस B करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब RS से B ऐसे तो हाथ टर्न नहीं होगा, ठीक है ना, गलत डायरेक्शन हो जाएगी, तो आप अपने हाथ को ऐसे कर लो, RS की डायरेक्शन में करो, R से S, ठीक है, RS की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, ठीक है। तो अब RS से, जब RS से B की तरफ करोगे, देखो ऐसे करोगे, देखो RS की डायरेक्शन में किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो RS तो थंब आपका कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इनवर्ट डायरेक्शन में, ये F4 फोर्स होगी, राइट। तो अब सिचुएशन क्या बनी बेटा, सिचुएशन ये बनी कि ये जो आपका लूप था, इस पे F3 फोर्स तो लग रही है इधर, इस डायरेक्शन में, और F4 लग रही है इधर, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कुछ डिस्टेंस पे लगे तो दे विल क्रिएट टॉर्क। वो क्या करेगी, टॉर्क ये कैंसिल आउट नहीं करेगी, क्योंकि इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, बट लाइन ऑफ एक्शन अलग है। सिचुएशन कैसे बन रही है यहाँ पे, सिचुएशन यूं बन रही है, यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर का जो मार्कर आप देख रहे हो, रेड कलर का मार्कर F3 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला F4 को, ठीक है। तो फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये दोनों फोर्स लगेगी, तो इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, रेक्टेंगुलर लूप पे क्या है, टॉर्क एक्सर्ट करेंगे, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये F3 फोर्स यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, P पॉइंट पे लगेगी ना F3 फोर्स, तो मैं ऐसे दिखा दूं, P पॉइंट पे F3 फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। F4 फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ पे हर एक जगह लग रही है, तो S पॉइंट पे फोर्स लग रही है, वो कहाँ लग रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन। ये फोर्स लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, F4 फोर्स लग रही है इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस वाली लाइन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मतलब ये जो PQRS, ये जो प्लेन है कोइल का, मतलब ये जो कोइल का प्लेन है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रखा है, यहाँ पे थीटा, तो आप इस वाले एंगल को क्या लिख दोगे, थीटा, राइट। तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, again F3 and F4 having same magnitude but opposite direction but different line of action, line of action different है, इसकी line of action ये वाली है, इसकी ये वाली है, right। तो अब क्या है कि they will produce a couple and moment of couple is known as torque। वही क्या moment of couple क्या होता है, torque। तो यहाँ पे torque वाली situation produce होगी, तो ये एक force F3 है, एक F4 से, इनके बीच का perpendicular distance ऐसे निकाल सकते हो आप, राइट। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए P पॉइंट है, ये S पॉइंट है, इसको मैं Z पॉइंट ले लेता हूँ। PZ की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, यहाँ पे आप cos थीटा फाइंड आउट करो। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, PZ अपॉन में PS। cos थीटा की वैल्यू PZ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, PS कितना है B, तो PZ को क्या लिख सकते हो, B cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, B cos थीटा, ठीक है। ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, राइट। ये एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर, इन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है PZ या B cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में हम टॉर्क लिखें, तो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क के लिए क्या करते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्लास 11th में पढ़ते हैं ना हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, टॉर्क को टाउ से हम शो करते हैं, राइट। और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कोई भी उठा लो, कितना आएगा, BIL, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, दोनों फोर्स के बीच में एक फोर्स इधर थी, एक यूं थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, b cos थीटा, कितना था बेटा, b cos थीटा। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू I BIL इंटू b cos थीटा, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब इस रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लूप का एरिया मिल जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, BA, क्या बनेगा, BA cos थीटा। ये आ गया टॉर्क। अब बेटा यहाँ पे ये जो टॉर्क आया ना, ये तो जब रेक्टेंगुलर लूप में सिंगल टर्न हो उस केस में टॉर्क आया है। अब सपोज करो कि इसी लूप में n टर्न हो, बहुत सारे टर्न हो, ठीक है, तो आप लिखोगे इसके बाद में टॉर्क फॉर n टर्न, टॉर्क फॉर कैपिटल N टर्न। तो उस केस में टॉर्क आप निकालोगे तो पहले वाले टॉर्क का n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने हो, कैपिटल N, तो ये हो जाएगा NBA cos थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, आई स्किप कर दिया आपने यहाँ पे, आई, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे लिखो BIA cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क कितना बनेगा, n टाइम्स ऑफ BIA cos थीटा, ठीक है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू BINA cos थीटा, ठीक है। देखो टॉर्क इज इक्वल टू बिना cos थीटा, ये बिल्कुल इजी सी टर्म हो जाएगी याद रखने के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू बिना cos थीटा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने यही सीखा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी बिल साइन थीटा, और कोई रेक्टेंगुलर लूप आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा बिना cos थीटा, ठीक है। तो दो इजी सी टर्म बन गई, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। हाँ, आप एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कोइल का प्लेन ऐसे है, तो जो कोइल का जो प्लेन है, रेक्टेंगुलर लूप, जो रेक्टेंगुलर लूप का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे नोट करो, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बेटा अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपसे कुछ और, ये आप एक बार नोट करो, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात बताओ, टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में जीरो होगा, ठीक है, ये बता सकते हो। देखो फॉर स्पेशल केस में आप नोट कर लोगे या नोट में लिख लो, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। बेटा मैक्सिमम टॉर्क के लिए देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, बिना cos थीटा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, आई पे, एन पे, ए पे, ये तो ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन पे। देखो आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोइल है उसमें जितने ज्यादा टर्न होंगे टॉर्क इंक्रीज करेगा, एरिया बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट उसमें से जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उस केस में भी क्या है कि टॉर्क इंक्रीज होगा, और टॉर्क डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। तो अब क्या करें कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। और cos थीटा और sin थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और एक बात बताओ, इस केस में थीटा कितना बनेगा, जब cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होती है, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा कितना, 0, थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो अब कह रहे हैं कि इफ थीटा कितना बन जाए, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। cos 0 1, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बिना, VIN में,
कितनी हो जाएगी, BI यानी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कह रहा कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाए, इसके प्लेन की, किसके प्लेन की, कोइल के प्लेन की। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो अब कोइल का प्लेन ये है, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाए, दोनों उस केस में दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, टॉर्क की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 4 मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा कितना होगा, 90, क्योंकि आपको पता है cos 90 कितना होगा, 0। cos 90 कितना होगा, 0। cos 90 0 होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और जो कोइल ऑफ जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन और कोइल किसके बीच का जो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, दैट विल बी बिना cos थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा कितना, 90, cos 90, थीटा 90 पुट करोगे, cos 90 0 कर देगा, मिनिमम टॉर्क कितना होगा, 0। इसका मतलब इस कंडीशन में जब थीटा 90 होगा, मतलब प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आज जो मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक है 3D इलस्ट्रेशन वाला है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।